हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अकाउंट्स मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से, दैट इज़ मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपेयर करते हैं हमारे परफॉर्मेंस को, जो हमने एक्चुअली परफॉर्म किया, किससे? हमारे प्लान परफॉर्मेंस से। तो ये किसका पार्ट है? ये कंट्रोलिंग का हिस्सा है। ये कंट्रोलिंग में होता है ऐसा। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हमारे जो भी परफॉर्मेंस हुआ, जो हमने काम किया, उसे हम कंपेयर करते हैं, जो हमने टारगेट या प्लान किया था उससे कंपेयर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। मतलब क्या जो हमने टारगेट सेट किया था, क्या वो अचीव हुआ? तो अगर वो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो हम क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं कि क्या कितना डिफरेंस था हमारे टारगेट में और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें। डिफरेंस निकालने के बाद हम उसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं, उसके रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। भाई, हमने टारगेट सेट किया सेल का कि हम 1 करोड़ की सेल करेंगे इस साल में, बट सेल जो हुई हमारी इस साल वो हुई 98 लाख। तो जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 लाख का डिफरेंस है यहाँ पे। तो हमने क्या कर लिया कंट्रोलिंग में? डिफरेंस को फाइंड आउट कर लिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस, जो कि 2 लाख का निकला। उसके बाद हम इसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, रीज़न जानने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे और स्टेप लेंगे कुछ, ताकि वो फ्यूचर में आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। उसे कंट्रोल करने, उसे ठीक करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लेंगे। तो यही क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग कहलाता है। तो कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। एंड इफ देयर इज एनी डिफरेंस देन फाइंडिंग द रीज़न फॉर सच डिफरेंस। तो उसके बाद हम रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा डिफरेंस क्यों आया, एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू स्टॉप दीज रीजन्स सो दैट इन फ्यूचर देर इज़ अ मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस। उसके बाद हम कुछ करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, डिफरेंस ना आए। ठीक है, तो ये है हमारा मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। जो हम कंट्रोलिंग करते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहली इम्पोर्टेंस से। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस है कंट्रोलिंग की, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने में मदद करती है। ठीक है, देखिए कैसे करती है गोल को अचीव करने में मदद। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब प्लान बनाए जाते हैं, ठीक है, तो प्लान इस प्रकार बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, जाहिर सी बात है। और जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि क्या सारी एक्टिविटीज़, क्या सारे काम सही ढंग से हो रही हैं, क्या हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही हैं, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब को देख रेख करने का काम किस में होता है? कंट्रोलिंग में होता है। वो ऐसा क्यों करता है? कंट्रोलिंग में ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अच्छे से अचीव हो सके। तो इसीलिए कंट्रोलिंग जो होता है वो आपकी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने में। किस प्रकार करता है? सभी एक्टिविटीज़ को, सभी रिसोर्सेज को, सभी एम्प्लॉयज़ को देख रेख करना कि किस तरीके से काम हो रहा है और करेक्टिव मेजर्स लेना, ये सब कंट्रोलिंग का पार्ट है। तो इसलिए क्या है, ये कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्या करता है ये? हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी जज करने में भी हेल्प करता है। देखिए, कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम टारगेट को चेक करते हैं कि क्या जो हमने टारगेट सेट किया था, प्लानिंग करते वक्त हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं। तो कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर हम ये बात को भी ध्यान में रखते हैं कि क्या जो रिकॉर्ड हमने टारगेट हमने बनाए थे, क्या वो सही हैं, क्या वो एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे। ये भी किसके अंदर होता है? कंट्रोलिंग के अंदर होता है। वो हमारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी एक्यूरेसी को भी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की, मेकिंग द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही। क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो सही से काम कर रहे हैं, इस बात को इंश्योर किया जाता है कंट्रोलिंग के द्वारा। जैसे ट्रैफिक सिग्नल जो है वो कंट्रोल करता है व्हीकल का कुछ गलत तरीके से लोग ना चलाएं, इस बात को, उसी प्रकार कंट्रोलिंग भी
ऑर्गेनाइजेशन को के अंदर कंट्रोल करता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ जो है वो सही ट्रैक पर चले, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो, यही कंट्रोलिंग फंक्शन के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो कंट्रोलिंग से क्या होता है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस पे, जो कि है इट इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग जो फंक्शन होता है उसका ये पर्पस होता है, उसका ये फंक्शन होता है कि वो इंश्योर करे कि इस तरीके का इन्वायरमेंट बने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस तरीके का एटमॉस्फेयर बने जहाँ पे ऑर्डर एंड डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस हो, ऑर्डर को ध्यान में रखा जाए, डिसिप्लिन को ध्यान में रखा जाए। कंट्रोलिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि क्या वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग जो होता है वो हमारी हेल्प करता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सब क्या था, कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है अकाउंट्स मास्टर्स, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। और ये चैनल जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिसमें डेली क्विजेज़ रखे जाते हैं, MCQs टेस्ट वगैरह होते हैं, चैप्टर वाइज भी होते हैं, टॉपिक वाइज भी होते हैं, और उसमें कंटेंट भी शेयर किया जाता है। ठीक है, आप अपने क्वेरीज़ और डाउट्स भी वहाँ पे रख सकते हैं, क्विजेज़ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए चैनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रिलेशन है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है नेचर एंड कॉन्सेप्ट। देखिए, प्लानिंग जो होता है ना वो सबसे पहला फंक्शन होता है किसी भी एंटरप्राइज का, क्योंकि प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है, कैसे काम करना है, कब करना है और किसके द्वारा काम होगा। ये सब प्लानिंग फंक्शन में डिसाइड होता है, प्लानिंग के अंदर ये बात डिसाइड की जाती है। लेकिन कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग में हम ये चेक करते हैं कि क्या प्लान के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर मान लीजिए प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, मतलब कोई डेविएशन है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं ताकि उन डेविएशन को ठीक कर सकें, उनको स्टॉप कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो रिलेटेड है। कैसे, प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन किस काम को करेगा, जबकि कंट्रोलिंग में हम ये चेक करते हैं कि जो हमने प्लान बनाया क्या वो सही उसी तरीके से हो रहा है जो हमने सोचा था, क्या उसी के अकॉर्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। और अगर मान लीजिए कोई डिफरेंस होता है तो हम उसे ठीक करते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस लेने पड़ते हैं, मेजर्स लेने पड़ते हैं ताकि उस डेविएशन को, जो भी चेंजेस, जो भी डिफरेंस है उसको ठीक कर सकें। तो इस तरीके से प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट है एंड इंटरलिंक्ड है। किस तरीके से, देखिए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है ना फंक्शन, ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ होते हैं, एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर डिपेंड करता है, ऐसा इसलिए होता है। तो ये एक साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होते हैं क्योंकि एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या किया जाता है, हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। समझे, कंट्रोलिंग में क्या करना होता है, हमें हमारे जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ उसे हम उस परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे जो कि प्लान्ड था मतलब उसके लिए हमने प्लानिंग की थी। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई प्लान्ड परफॉर्मेंस हुआ ही नहीं, तो कंट्रोलिंग मैनेजर कैसे चेक करेगा अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कि वो सही है कि नहीं है। मतलब कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग करी होनी चाहिए। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं करी तो आप कंपेयर किससे करोगे। समझ गए बात। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो इंटरडिपेंडेंट है और इंटरलिंक्ड है। क्यों, क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन जो है उसमें हम प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, और अगर हमने प्लान ही नहीं किया होगा तो कंट्रोलिंग मैनेजर बताएगा कैसे कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस ठीक है भी कि नहीं है। ठीक है, उसी तरह प्लानिंग फंक्शन जो है वो भी डिपेंडेंट है कंट्रोलिंग पे। अभी हमने बताया कंट्रोलिंग फंक्शन प्लानिंग पे डिपेंडेंट है, अब हम बता रहे हैं कि जो प्लानिंग फंक्शन है वो भी कंट्रोलिंग फंक्शन पे डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि प्लान जो होते हैं वो सिर्फ पेपर पे प्लान बनाए नहीं जाते हैं, बल्कि उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया जाता है और फॉलो भी किया जाता है। ठीक है, और कंट्रोलिंग फंक्शन के द्वारा ही ये सुनिश्चित किया जाता है, मेक श्योर किया जाता है कि सारे प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो हों। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन ही है जिससे प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है।
प्लान का मतलब ये थोड़ी ना है प्लान बना दिया लिख करके हो गया, प्लान हो गया, कंट्रोलिंग भी हो गया, प्लान भी हो गया। प्लान हमने कर दिया है तो कंट्रोलिंग फंक्शन जब हम परफॉर्म करेंगे तभी ये इंश्योर होगा कि क्या प्लान अच्छे से फॉलो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए जो प्लानिंग है वो भी कंट्रोलिंग फंक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक साथ होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी है एंड फॉरवर्ड लुकिंग भी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में किसी के बारे में पूछ लेंगे, कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है, या बोथ है, या कुछ भी नहीं है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी हैं एंड फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं। कैसे? देखिए, प्लानिंग जो होती है वो बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि प्लानिंग जो होती है वो हमें पास्ट से गाइडेंस मिलती है। मतलब हम पास्ट में देखते हैं कि हम क्या परफॉर्मेंस हमारा था, क्या हमारे साथ हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था, क्या हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस था, ये हम पास्ट से सीखते हैं और फ्यूचर में इससे एक्सपीरियंसेस को सीख करके फिर फ्यूचर में हमें गाइडेंस मिलती है प्लान बनाने में। ठीक है, तो प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि हमें पास्ट से क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है और गाइडेंस मिलती है, इसलिए प्लानिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग भी क्या है? बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम अपनी पास्ट एक्टिविटीज़ को देखते हैं और मैनेजर पीछे की एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा जो परफॉर्मेंस था, पास्ट परफॉर्मेंस है, उसके अंदर जो भी स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे, क्या परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड में डिफरेंस है। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग क्या है? बैकवर्ड लुकिंग है। क्यों? क्योंकि हम अपने परफॉर्मेंस को, पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करते हैं हमारे स्टैंडर्ड से और देखते हैं कि क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं है। तो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग जो है वो दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग है, इस पॉइंट से हमें दिख रहा है। अब हम समझते हैं कैसे वो फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। इसी प्रकार कंट्रोलिंग भी जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने पास्ट परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से चेक कर लें और ख़त्म हो गया काम, बल्कि हम आगे और बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी रीज़न है इस चीज़ के, जो भी कारण है डेविएशन के, उनको जानने की कोशिश करते हैं एंड सजेस्ट करते हैं कि जो कुछ एक्शंस, प्रिवेंटिव एक्शंस एंड मेजर्स सजेस्ट करते हैं कि आगे से वो प्रॉब्लम या वो डेविएशन ना हो। तो इस तरीके से प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों ही क्या हैं, बैकवर्ड लुकिंग भी हैं और फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो इनके बीच में रिलेशन था, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशन, वो क्लियर हो गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे अच्छे से समझना है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस में। तो पहला स्टेप होता है एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, सेकंड स्टेप इज मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, थर्ड इज कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, फोर्थ इज एनालाइजिंग द डेविएशन एंड फिफ्थ टेकिंग करेक्टिव एक्शन। वन बाय वन हम एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप से, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो पहला स्टेप है एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स या सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स और टारगेट। देखिए, स्टैंडर्ड का मतलब होता है टारगेट। ठीक है, हमारा फ्यूचर में कुछ टारगेट होता है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है टारगेट अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। मतलब जो भी टारगेट हम सेट करते हैं उससे हम कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो हमने एक्चुअल में परफॉर्म किया। ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बेस होते हैं कंपैरिजन का। मतलब मैनेजर जो होते हैं वो कंपेयर करते हैं हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे, स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कंपैरिजन का बेस होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो अचीवेबल हो। ठीक है, और वो न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस हो। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि उन्हें 1 करोड़ का सेल करना है इस ईयर में। तो ये क्या है, एक तरीके से ये स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, टारगेट सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप था सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स या स्टैंडर्ड्स। सेकंड स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद ये चेक किया जाता है कि हमने क्या परफॉर्म किया, हमने कितना इस साल में अचीव किया टारगेट अपना। तो हमने एग्जाम्पल में ये बताया भी था कि 98 लाख की सेल हुई, तो 98 लाख हमने मेजर किया परफॉर्मेंस।
तो स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हमें अपने परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ता है, ये चेक करना पड़ता है कितना एम्प्लॉय ने काम किया। ठीक है, सेकेंड स्टेप हो गया हमारा, परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया आपने। उसके बाद क्या करोगे आप, अपने थर्ड स्टेप है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। मतलब कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 1 करोड़ सेल का हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, उसे कंपेयर करेंगे हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस से। एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना था, 98 लाख का। तो कंपेयर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, हम अपने परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कंपेयर करेंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या आता है, कंपेयर करना परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से। नेक्स्ट पॉइंट है एनालाइजिंग डेविएशन। देखिए अभी हमने थर्ड स्टेप में क्या किया है, कंपेयर किया है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, टारगेट से। तो जाहिर सी बात है कुछ डेविएशन आ सकता है। तो जितनी भी डेविएशन निकल के आई, ज़रूरी नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट सब पे ध्यान दे। ठीक है, मैनेजमेंट जो है, टॉप मैनेजमेंट सिर्फ उन डेविएशन पे ध्यान देगी जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है सेल में, और जो हमने टारगेट सेल किया था और जो एक्चुअल सेल हुआ वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन अगर छोटा मोटा कोई डिफरेंस है तो उसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है डेविएशन को, और अगर वो डेविएशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है तो वो मैनेजमेंट के नोटिस में लाई जाती है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लास्ट स्टेप है जो कि हमारा टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। देखिए आपने डेविएशन को एनालाइज कर लिया, ठीक है, आपने देख लिया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में डिफरेंस तो है, और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या हो सकता है छोटा मोटा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मैनेजर क्या करता है, उसके बाद डेविएशन को एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसका रीज़न जानने की कोशिश करनी होती है। उसका रीज़न जानने की कोशिश करनी होती है, उसका कारण जानने की कोशिश करनी होती है कि क्यों ये जो डेविएशन आई वो आई, इसका कारण जानने की कोशिश की जाती है। कारण जानने के बाद ट्राई किया जाता है कि इस डेविएशन को क्या किया, रिमूव कर दें हम, ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना आए, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में डिफरेंस ना क्रिएट हो फ्यूचर में, इसलिए उस डेविएशन को रिमूव कर दिया जाता है। तो यही हमारा लास्ट स्टेप, दैट इज़ टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। तो यहाँ पर हमने कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर दी है। ठीक है, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। आप अच्छे से इसको पढ़िए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। ठीक है, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले, हम और अच्छे से वीडियो बनाएं।